Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sadur Rahman, your computer teacher. Last time we have discussed the chapter starting Excel 2013. Today we will continue this chapter and we will end this chapter in this lecture. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक्सेल, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि एक्सेल एक प्रोग्राम है जो हमें कैलकुलेशंस करने में मदद देता है, जो हमें डाटा को एनालाइज करने में मदद देता है बाय यूजिंग टेबल्स एंड फार्मूलाज। उसके अंदर हम टेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और फार्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक्सेल ओपन करूँगा। स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर है। उस फोल्डर में आपके पास एक्सेल का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर फोल्डर के बाहर ही एक्सेल मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सेल ओपन कर लिया। इस वक्त जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, आपको कुछ डिफरेंट नज़र आ रही होगी बिकॉज़ ये 2019 है जिसके ऊपर मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो फीचर है वो यहाँ पर 2019 में मेरे पास अवेलेबल था, इसलिए मैंने 2019 के ऊपर ही मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। ये मैंने ब्लैंक वर्कशीट ओपन कर ली। ये एक्सेल की एक वर्कबुक कहलाती है जो आपके सामने है। अगर मुझे एक्सेल की एक और वर्कबुक ओपन करनी है तो मैं स्टार्ट मेन्यू पे जाके दोबारा एक्सेल खोलूँगा तो ये मेरे पास एक और वर्कबुक ओपन हो जाएगी। आपके सामने नज़र आ रहा है, पहले बुक 1 थी, अब बुक 2 आ गई। ठीक है, वर्कबुक और वर्कशीट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, दोबारा बता देता हूँ कि वर्कबुक का मतलब ये होता है कि ये पूरी वर्कबुक जिसके अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स आ सकती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मल्टीपल शीट्स आप एंटर करवा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ही शीट यहाँ पर नज़र आएगी। ठीक है, अब एक्सेल की एक शीट के अंदर, एक्सेल पे जब भी आपको डाटा लिखना होता है या एनालाइज करवाना होता है तो आप डाटा हमेशा टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, यानी टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर आपके पास ग्रिड्स बने हुए होते हैं, टेबल क्रिएट हुआ होता है जिसके अंदर सेल्स मौजूद हैं और सेल्स के अंदर आप अपना डाटा लिख रहे होते हैं। ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं टॉप पर, ये कहलाते हैं कॉलम हेडर्स। ठीक है, यानी कि जो वर्टिकल सीरीज़ ऑफ सेल्स है, ठीक है, ये या फिर ये या फिर ये कहलाती है कॉलम्स। ठीक है, जबकि जो हॉरिजॉन्टल सीरीज़ ऑफ सेल्स है जिसके अंदर आपके पास इसको नंबर से डिनोट किया गया है, ये कहलाती है रॉज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से एक सेल फॉर्म होता है और बहुत सारे सेल्स से मिलकर बहुत सारे रॉज और कॉलम्स से मिलकर एक टेबल क्रिएट हो जाता है। एक्सेल में हम जब भी अपने डाटा को लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो हम टेबुलर फॉर्म में डाटा को एंटर करते हैं। टेबुलर फॉर्म में डाटा को एंटर करने के बाद डाटा को एनालाइज किया जा सकता है बाय यूजिंग फार्मूलाज और बाय यूजिंग टेबल्स। टेबल के ज़रिए भी एनालाइज किया जा सकता है और फार्मूलाज वगैरह की इस्तेमाल करके भी डाटा एनालाइज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको कैलकुलेशंस करनी है तो उसके लिए भी एक्सेल इस्तेमाल होता है। फर्दर मैंने आपको बताया था कि अगर आप कंट्रोल राइट की प्रेस करेंगे तो आप लास्ट कॉलम पर पहुंच जाएंगे। लास्ट कॉलम का नाम है XFD और इसका नंबर भी मैंने आपको बताया था कि आखिरी कॉलम नंबर है 16,384। इसका मतलब ये है कि एक्सेल की एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको चेक करने का तरीका भी बताया था। हम जिस भी कॉलम पर मौजूद होंगे, अगर हमें मालूम करना है कि वो कौन सा कॉलम नंबर है, तो उस सेल के अंदर हम एक फार्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू कॉलम COLUMN ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। जब हम ये फार्मूला लगाते हैं तो हमें वो सेल का नंबर बता देता है।
ठीक है, कि कौन सा सेल नंबर वो है। इसी तरह से अगर हम कंट्रोल के साथ लेफ़्ट एरो वापस दबाएंगे तो हम फर्स्ट कॉलम पर वापस आ जाएंगे। अगर हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हम लास्ट रॉ पर आ जाएंगे। लास्ट रॉ टोटल नंबर ऑफ रॉज एक्सेल में एक वर्कशीट में होती हैं 10,48,576। ठीक है, और रॉ का मालूम अगर आप जिस रॉ पर भी मौजूद है, अगर आपको उसको रॉ नंबर मालूम करना है तो भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्वल्स टू रॉ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। बट अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज रॉ का नंबर आपके पास साथ ही साथ बराबर में रॉ हेडर में लिखा हुआ आ रहा होता है, इसलिए आपको रॉ के अंदर कन्फ्यूजन की नहीं होती कि कौन से रॉ नंबर पर आप हैं। अगर आप कंट्रोल डाउन एरो और कंट्रोल राइट एरो दोनों दबाएंगे तो आप लास्ट सेल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, दैट इज़ AXFD 10,48,576। टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो हैं उसके अंदर आप कैसे मालूम करेंगे कि आप रॉज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दें। रॉज कितनी थी 10,48,576 मल्टीप्लाई बाय 16,384, आपका आंसर आ जाएगा 17179869,184 यानी 17,17,98,69,184 सेल्स एक्सेल की एक वर्कशीट में होते हैं। इसके अलावा एक्सेल की जो टाइटल बार है इसके ऊपर बुक वन लिखा हुआ आ रहा है। जब आप कोई नाम अपनी फ़ाइल का सेव कर देंगे तो वहाँ वो नाम लिखा हुआ आ रहा होगा। साथ ही जो भी सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि एक्सेल है तो उसका एक्सटेंशन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर राइट साइड पर क्लोज, मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का बटन आ रहा है, जबकि ऑन द लेफ़्ट साइड आपके पास सेव, रीडो और अंडू का ऑप्शन आ रहा है जो कि क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद है। ठीक है, इसके साथ एक एरो बटन है जिसका नाम है क्विक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से आप कोई और ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शंस भी ऐड करवा सकते हैं इन योर क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद यहाँ नीचे रिबन आती है। रिबन के अंदर काफ़ी सारे टैब्स और टैब्स के अंदर काफ़ी सारे ग्रुप्स जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट वगैरह, और उन ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि हम एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस तमाम टैब्स को मिलाकर वन वर्ड में बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा रिबन। अगर मैं एक टैब की बात कर रहा हूँ तो ये है कहलाएंगे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब और हेल्प टैब। ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर टैब के अंदर इन नीचे जो ग्रुप के नाम लिखे हुए हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये ग्रुप के नाम कहलाते हैं। हर ग्रुप में उस ग्रुप से रिलेटेड ऑप्शन मौजूद होता है। ठीक है, तो ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक फाइल मेन्यू यानी कि मेन मेन्यू कहलाता है। ठीक है, फाइल टैब कहलाता है। फाइल टैब को ओपन करेंगे तो आपके पास ये एक मेन मेन्यू खुल जाएगा और इस मेन मेन्यू के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे कि न्यू फाइल, अगर न्यू वर्कबुक ओपन करनी है, कोई एग्जिस्टिंग वर्कबुक ओपन करनी है। ठीक है, अगर आपको अपनी फ़ाइल सेव करनी है या अपनी सेव्ड फाइल को किसी नए नाम से सेव करना है तो आप सेव एज का ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर आपको अपनी फ़ाइल प्रिंट करनी है तो आप प्रिंट के ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रिंट प्रीव्यू नज़र आएगा। फ़िलहाल मैंने कुछ भी काम नहीं किया हुआ शीट पर, इसलिए कोई प्रीव्यू नज़र नहीं आ रहा। जब मैं शीट पर कुछ ना कुछ काम करूँगा तो जिसमें हिस्से पर मैं काम करूँगा उतने हिस्से का मुझे प्रिंट प्रीव्यू यहाँ नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा, एक्सपोर्ट के ऑप्शन के ज़रिए हम अपनी एक्सेल की फ़ाइल जो है उसको PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑप्शन, और भी काफ़ी सारे फीचर्स इसमें मौजूद हैं। अच्छा जी, ये सारी बातें तो हमारी पहले भी हो चुकी थी। अब एक्सेल के अंदर हमारे पास आते हैं, यहाँ पर आती है स्टेटस बार जहाँ पर आपके पास रेडी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये है नेम बॉक्स। आप एक्सेल के अंदर जिस सेल पर भी मौजूद होंगे उसका नेम यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, जैसे इस वक्त मैं फ़िलहाल F9 पर मौजूद हूँ तो देखिए यहाँ उसका सेल एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, इस सेल के अंदर हम कुछ भी अगर कोई भी डाटा लिखते हैं, मिसाल मैंने लिख दिया साद, तो वो आंसर हमारे पास फार्मूला बार में लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, हाँ, अगर मैं यहाँ पर एक्सेल के किसी सेल में कोई फार्मूला लगाता हूँ, मिसाल है मैंने 2 लिखा, 3 लिखा और मैंने लिखा इक्वल्स टू, और मैंने सेल का एड्रेस दिया प्लस मैंने कहा इक्वल्स टू 3, तो अगर मैं कोई फार्मूला लगा रहा हूँ तो मुझे फिर उस फार्मूले का आंसर यहाँ पर नज़र आएगा, लेकिन फार्मूला बार में मुझे वो फार्मूला लिखा हुआ नज़र आएगा जो मैंने लगाया था। ठीक है, एक्सेल में कभी भी किसी भी फार्मूला को, किसी भी किस्म का कोई भी फार्मूला लगाने के लिए हमारे पास इक्वल का साइन लगाना लाजमी होता है।
ठीक है। सो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक्सेल के अंदर डाटा 3 किस्म का होता है। मैंने आपको सेल बताया, रो और कॉलम बताया, फार्मूला बार और नेम बॉक्स का बताया। अब डाटा की 3 टाइप्स होती हैं एक्सेल के अंदर। एक होते हैं नंबर्स, यानी कि आप एक्सेल के अंदर जो सेल है उसमें कोई ना कोई नंबर टाइप कर सकते हैं, आप कोई नाम अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हैं, या फिर आप कोई फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने 2 नंबर्स को ऐड करवाया था, तो मैंने एक फार्मूला लगाया था। जैसे मैं यहाँ 2 नंबर्स लिख रहा हूँ, तो अब इन 2 सेल्स का अगर मैं नंबर फार्मूला लगा रहा हूँ तो मैं सबसे पहले इक्वल साइन लिखूँगा। इक्वल साइन फार्मूला लगाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद मैं इन दोनों सेल्स का एड्रेस दे दूँगा। एक का एड्रेस है H6, ठीक है, प्लस दूसरे का एड्रेस है H7। जब मैं एंटर करूँगा तो मुझे इसका दोनों का जो सम है वो मेरे पास आ जाएगा। सेल एड्रेस देने का फ़ायदा ये है कि अब अगर मैं यहाँ पर सेल्स में कोई भी नंबर चेंज करूँगा तो उसके बाद मेरा सम का रिज़ल्ट अपने आप खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सेल का एड्रेस देने का यहाँ पर हमें फ़ायदा है। ठीक है, तो डाटा हमारे पास एक्सेल में 3 तरह से हमने इनपुट किया। एक नंबर पुट किया, एक अल्फ़ाबेट पुट किया और एक हमने फार्मूला लगाया। ठीक है, डाटा एंटर अगर एक्सेल में करना है तो सिंपली आप सेल के ऊपर जाएं। किसी भी सेल के ऊपर अगर आपको डाटा इनपुट करना है, उस सेल के ऊपर आप जाएं और सेल पर जाने के बाद आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दें, आपका डाटा लिखना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है, आप किसी भी सेल पर जाएं और फार्मूला बार पर जाकर क्लिक कर दें तो आप अपने जो भी सेल है उसके अंदर कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं जो आप लिखना चाहें। अगर आपने कोई डाटा, मिसाल है मैंने यहाँ पर अपनी स्पेलिंग में डबल ए लगाने के बजाय एक ए लगा दिया, मुझे इसे एडिट करना है। एक तरीका तो ये है कि मैं इस पर जाकर लिखना शुरू कर दूँ। अगर मैं इस सेल पर जाकर लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो ये इस सेल के डाटा को ओवरराइट कर देगा। जैसे ही मैं एस दबाऊंगा तो SAD गायब हो गया। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि सेल के अंदर जो डाटा मौजूद है वो एडिट हो, उसके ऊपर ओवरराइट ना हो, तो 2-3 तरीके हैं। एक, या तो इस सेल पर डबल क्लिक करें। दूसरा तरीका है कि इस सेल पर जाने के बाद फार्मूला बार पर क्लिक करें और अपना नाम एडिट कर लें, या जो भी आपको सेल में डाटा एंटर करना है वो एडिट कर लें। तीसरा तरीका ये है कि इस सेल पर जाएं और F2 प्रेस करें। ठीक है, आप F2 प्रेस करेंगे तो आपका सेल एडिट हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन कीज़ में से जो F1 के बाद F2 आता है, जब आप वो प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डाटा एंटर हो जाएगा। ठीक है, एडिट हो जाएगा, सॉरी। इसके अलावा फर्दर अगर आपको यहाँ पर एक्सेल के अंदर कोई नई न्यू वर्कबुक क्रिएट करनी है फॉर एग्जांपल, तो फाइल मेन्यू में जाएं, न्यू पे जाएं और यहाँ से आप एक नई वर्कबुक एंटर करवा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई नंबर्स, कोई सेल्स रिपोर्ट वगैरह अगर आपको बनानी है तो कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, और कुछ नए टेम्पलेट्स आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फ़िलहाल मेरे पास इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर सजेशंस ऑनलाइन सर्च करने नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर बने बनाए टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक नई वर्कबुक भी ओपन कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑप्शन। ठीक है, फाइल टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक बैक स्टेज व्यू खुल जाएगा। ये बैक स्टेज व्यू कहलाता है। ठीक है, दिस व्यू इज़ कॉल्ड बैक स्टेज व्यू। ठीक है, तो अगर आपको ब्लैंक वर्कबुक चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन की थी, दोबारा कर देता हूँ। पहले हम फाइल टैब में जाएंगे, बैक स्टेज व्यू में आ जाएंगे, फाइल टैब पर क्लिक करके फिर हम न्यू में जाएंगे और न्यू में जाने के बाद हम ब्लैक वर्कबुक पर क्लिक कर देंगे तो एक नई वर्कबुक हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब मैं 2 वर्कबुक्स को यहाँ पर बंद कर रहा हूँ और पहली वाली वर्कबुक पर आ गया हूँ। अब अगर इस वर्कबुक में मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 3 या 4 नंबर्स को ऐड करवाना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा नंबर 1 यानी कि फर्स्ट नंबर, नंबर 2, नंबर 2। ठीक है, अब मैं इन 2 सेल्स में कोई भी डाटा एंटर कर दूंगा। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ इन दोनों सेल्स को, ताकि बॉर्डर बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं इन 2 सेल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर 2 सेल्स को मर्ज करना है तो मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है होम टैब अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर। ठीक है, एज यू कैन सी दैट। टेक्स्ट की अलाइनमेंट अगर आपको सेट करनी है तो आप यहाँ से अलाइनमेंट टैब से कर सकते हैं।
अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या उसके सेल के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको राइटिंग चेंज करनी है तो आप होम फॉन्ट के टैब से कर सकते हैं। टैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो ये सारे ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। बॉर्डर तो मैंने आपके सामने अप्लाई करके यहाँ से दिखाया ही है। अगर आपको मज़ीद कोई और बॉर्डर यूज़ करना है तो बहुत सारे बॉर्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं, वरना आप मोर बॉर्डर्स में जाके यहाँ से भी अपने बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर्स, कौन सा बॉर्डर लेना है आपने, कहाँ कहाँ आपने बॉर्डर लगाना है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, एज यू कैन सी दैट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर मिसाल है, अब मैं आगे दोबारा सेल्स को मर्ज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर दो नंबर्स इनपुट करूँगा और मैं चाह रहा हूँ कि उन दोनों नंबर्स का मुझे एडिशन भी मिल जाए। जब मैं उन दोनों नंबर में से पहले में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे सब्ट्रैक्शन का आंसर भी मिल जाए। जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मल्टीप्लाई का आंसर भी मिल जाए, और जब मैं डिवाइड करूँ तो मुझे डिवाइड का आंसर भी मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इन सेल्स को मर्ज कर दिया ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत अंदाज में मुझे लिखा हुआ नज़र आए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सेल्स को मर्ज कर दिया है। ठीक है, अच्छा, फॉर्मेट पेंटर का बटन है, जो फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ की है अगर वही फॉर्मेटिंग मैं यहाँ भी करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो भी मैं फॉर्मेट पेंटर के बटन के ज़रिए कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ की फॉर्मेटिंग कॉपी की और अब इस सेल्स पर जाके जब मैं क्लिक करूँगा तो ये फॉर्मेटिंग यहाँ कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दो नंबर्स इनपुट कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर 10 और 5। ठीक है, और यहाँ पर मैं फार्मूला लगा रहा हूँ इक्वल्स टू पहले सेल का रेफरेंस प्लस दूसरे सेल का रेफरेंस, यानी दोनों सेल्स, पहले सेल को दूसरे सेल में मैं क्या करवा रहा हूँ, C1 को C2 में मैं ऐड करवा रहा हूँ। तो देखें, ऐड करके हमारा आंसर क्या आ गया, 15। 10 + 5 15, ऑब्वियसली सही आंसर है। दूसरे में मैं कह रहा हूँ कि C1 यानी पहले सेल में जो नंबर है उसे माइनस कर दो दूसरे सेल के साथ, तो 10 - 5 का आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। तीसरे सेल में मैं कह रहा हूँ कि पहले सेल में जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक का साइन यूज़ होता है दूसरे नंबर से, तो मैंने C1 × C2 कर दिया, तो देखें तीसरे मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। और फर्दर मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि पहला जो नंबर था C1 उसे मैं डिवाइड कर दूँ, डिवाइड के लिए स्लैश का साइन यूज़ होता है, डिवाइड बाय C2 यानी कि दूसरा जो नंबर है उससे डिवाइड करना है, तो 10/5 का आंसर आएगा 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दो नंबर्स की मदद से 4 रिजल्ट्स आपके सामने निकाले बाय यूजिंग फार्मूला, और तमाम के शुरू में मैंने इक्वल का साइन यूज़ किया था। जब आप उन सेल्स पर जाएंगे तो उन सेल्स के जो फार्मूला आपने लगाया है वो फार्मूला आपको फार्मूला बार में लिखा हुआ नज़र आएगा यहाँ पर। जबकि जब आप उस सेल को एडिट क्या नाम है देखेंगे तो उसके अंदर उसका वो रिज़ल्ट नज़र आएगा जो फार्मूले की बेसिस पर आ रहा है। अब अगर मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा फाइल टैब में, यहाँ मैं सेव पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से फ़ाइल को ब्राउज़ करूँगा कि मुझे फ़ाइल सेव कहाँ करनी है। मैं डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ मिसाल है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा क्लास 5 एक्सेल वर्कशीट। जो भी फ़ाइल का आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछा था कि सर अगर हम अपनी फ़ाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो उसको वो इस तरह करेंगे कि आप फाइल को सेव करते हुए जनरल ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पर वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई भी पासवर्ड दे दूँगा, जैसे मैंने यहाँ एक पासवर्ड दे दिया। ठीक है, और उसके बाद जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर वो मुझसे दोबारा वेरिफिकेशन मांगेगा पासवर्ड की, और उसके बाद जब मैं उसको ओके कर दूँगा, मुझे 3 या 4 दफ़ा यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना होगा, सेम पासवर्ड जो आपने रखा था, और उसके बाद आप जब ओके करके सेव करेंगे तो वो फ़ाइल आपकी पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, ये फ़ाइल हमारी सेव हो गई। ठीक है, अब मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ और मैं इस फाइल को दोबारा आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें पासवर्ड लगा हुआ है या नहीं। ये एक्सेल की वर्कशीट है, डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है। ठीक है, इसे हमने ओपन किया, यहाँ पर वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, मैंने पासवर्ड एंटर किया, फिर वो दोबारा पासवर्ड मांग रहा है, फिर मैंने पासवर्ड एंटर किया, और अब आप देखें जब मैं पासवर्ड एंटर किया है तो ही मेरी वर्कशीट खुली है, अदरवाइज़ नहीं खुलनी थी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आप इस
एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर जानना चाहूँ कि अगर मैं दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूँ तो उनका रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर से मैं फॉर्मेटिंग कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ मैंने लिख दिया रिमाइंडर। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर मैं C1 को C2 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो उसके लिए मैं रिमाइंडर का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। रिमाइंडर का फंक्शन यहाँ पर मॉड्यूलस के नाम से यूज़ होता है। लेट मी चेक, यहाँ पर हम लोग फार्मूला बार में चले गए। फार्मूला बार के अंदर काफ़ी सारे फार्मूला यहाँ पर मौजूद होते हैं, उसमें से आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ मैथमेटिकल फार्मूलाज पर। ये रहा मॉड का फंक्शन यहाँ यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई वांट टू नो अबाउट मॉड, मॉड का मतलब है कि आपको यहाँ रिमाइंडर को बताएगा। अब आप देखिए 10 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर रिमाइंडर में 0 आता है। अगर मैं यहाँ पर 10 को 3 से डिवाइड करता तो आंसर में रिमाइंडर में 1 बचना चाहिए और आपके सामने 1 बच रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर के फंक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, मॉड का फंक्शन यूज़ होता है, MOD मॉड, मॉड फॉर मॉड्यूलस। ठीक है, इसमें पहला नंबर C1 जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है वो आपका डिविडेंड है, यानी कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो आएगा, और अगला नंबर वो है जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि दूसरा नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा। आगे है इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स, अगर एक सेल को सिलेक्ट करना है तो आप उस सेल पर जाकर क्लिक कर दें, लेकिन अगर आपको मल्टीपल सेल्स की रेंज सेलेक्ट करनी है तो आप उस सेल्स पर जाकर क्लिक करें और ड्रैग करें, और जहाँ तक आपको सेल्स सेलेक्ट करने हैं वहाँ तक आप ड्रैग कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, माउस के ज़रिए अगर आप नहीं करना चाहते तो आप एक्सटेंडेड मोड के ज़रिए कर सकते हैं कि आप कॉर्नर पर जो भी सेल आपको सेलेक्ट करना है उसके कॉर्नर पर क्लिक करें और उसके बाद उस सेल की रेंज को आप क्लिक करके ड्रैग करें। ठीक है, तो इस तरह से आप सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एक जिस सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस रेंज ऑफ सेल को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, मैं पहले एक रेंज ऑफ सेल यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए। मैं यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर दिए, ये मैंने यहाँ पर केज बना दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मैं ये सेल सेलेक्ट कर दूँ, तो एक तरीका तो ये था कि मैं सेल के पहले सेल पर गया और आखिरी सेल तक मैंने इसे ड्रैग कर दिया। देखिए सेल सेलेक्ट हो गए, रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अच्छा, इसे कहते हैं रेंज ऑफ सेल्स का सिलेक्ट हो जाना। दूसरा तरीका ये है कि आप उस सेल के पहले सेल पर जाएं और आप प्रेस करें F8। ठीक है, जब आप प्रेस F8 पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एक्सटेंडेड सिलेक्शन का एक बटन, आपके पास मोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिखा हुआ आ रहा है एक्सटेंडेड सिलेक्शन, लिखा हुआ आ रहा है नीचे। ठीक है, उसके बाद डायगनली यानी कॉर्नर क्रॉस में, जैसे ये डायगनल है ना जिस पर मैं कर्सर यानी कि बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बिल्कुल लास्ट सेल के ऊपर जहाँ तक आपको सेल्स सेलेक्ट करने हैं वहाँ तक आप क्लिक जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। समझ में आ रही है। और अगर आप उस रेंज को ड्रॉप करना चाहते हैं, अगर आप, ठीक है, यानी कि आपकी रेंज सेलेक्ट हो गई है तो आप स्कैप का बटन दबा दें तो आपके एक्सटेंडेड सिलेक्शन का जो मोड है वो गायब हो जाएगा, यानी एक्सटेंडेड सिलेक्शन का मोड ऑफ हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तीसरा तरीका ये है कि आप गो टू कमांड के ज़रिए, सॉरी गो टू कमांड तो दूसरा ऑप्शन है, तीसरी चीज़ ये है कि आप सेल्स के अंदर अगर आप सेल को की रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी सेल के ऊपर जाएं और वहाँ लिखें इक्वल्स टू और उसके बाद उस सेल का रेफरेंस दे दें। पहले सेल का मिसाल है, पहले सेल का रेफरेंस क्या है जहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, इस सेल का रेफरेंस है E और 3। ठीक है, तो ये सेल सिलेक्ट हो गया। फिर आपने लगाना है कॉलन। कॉलन लगाने के बाद आपने E3 से लेकर आपने कहाँ तक सिलेक्ट करना था, H8 तक। ठीक है, आखिरी सेल H8 है ना, तो हमने लिखा H और हमने लिख दिया 8। अब देखें E3 से H8 तक के सेल सिलेक्ट हो गए।
ठीक है, ये तरीका है रेंज को यानी कि क्लिक करने का, ठीक है, रेंज को सिलेक्ट करने का, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट कि हम यहाँ पे डिफरेंट सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेफरेंस इन्हें कहते हैं। और ये जो हम सेल के नंबर लिख रहे हैं H5 E3 O3, ये सेल रेफरेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। और अगर मैं कॉलम के साथ एक पूरी रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो रेंज रेफरेंसेस कहलाएंगे, ठीक है। रेंज मतलब मल्टीपल एडजेसेंट सेल्स, एक साथ जुड़े हुए मल्टीपल सेल्स को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो वो रेंज के लिए यूज़ होता है। हाँ, अगर आपको रैंडम सेल्स को सिलेक्ट करना है तो फिर आप कंट्रोल प्रेस करें और माउस के ज़रिए आप रैंडम सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ। कंट्रोल प्रेस करें और उसके बाद आप मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि एडजेसेंट ना हो, ठीक है, एक साथ जुड़े हुए ना हो, ठीक है, अलग अलग हो, ठीक है, नज़र आ रहा है, बिल्कुल अलग अलग सेल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए भी नहीं हैं, लेकिन हमने उन्हें सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो लास्ट टॉपिक है वो ये है इस चैप्टर में कि गो टू कमांड के पे आप जा सकते हैं। जैसे होम टैब में जाएंगे तो आपके पास गो टू कमांड मौजूद है, ठीक है। गो टू कमांड के अंदर होम टैब में जो एडिटिंग ग्रुप है आपको नज़र आ रहा है, ये है एडिटिंग ग्रुप, ठीक है, ठीक है। एडिटिंग ग्रुप के अंदर फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन मौजूद है। फाइंड एंड सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास गो टू कमांड है, और गो टू कमांड पर आप या तो यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से मैं आया हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर F5 प्रेस करेंगे तो F5 के ज़रिए भी गो टू की कमांड आ जाएगी, और तीसरा ये कि अगर आप कंट्रोल G प्रेस करेंगे तब भी आपके पास गो टू कमांड डायरेक्टली आ जाएगी, ठीक है। गो टू कमांड डायलॉग बॉक्स जैसे ही आएगा तो आप यहाँ पर जिस भी सेल का रेफरेंस देंगे, मिसाल के तौर पर मैंने कहा A1 कॉलन E5, तो वहाँ तक के सेल्स आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके करेंगे तो आपके पास उतने वहाँ तक के सेल्स आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपने डिफरेंट एक रेंज सेलेक्ट करी गो टू कमांड के ज़रिए, एक्सटेंडेड मोड के ज़रिए, बाय ड्रैगिंग द माउस और एंड बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट तरीक़ों से आपके पास रेंज सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। इसके अलावा सबसे ईजीएस्ट वे तो माउस से सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास एक ऑप्शन है वो ये है कि अगर आप मल्टीपल रेंजेस को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आपने ये एक रेंज सिलेक्ट कर ली, अब आप एक रेंज यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसके बाद आप दूसरी रेंज को भी सिलेक्ट करेंगे तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करना ज़रूरी है। अगर यही काम आप गो टू कमांड के ज़रिए करना चाहते हैं तो आप फाइंड एंड सेलेक्ट में गो टू में जाएंगे, आपने यहाँ पर सबसे पहले एक रेंज डिफ़ाइन करनी है, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ A1 से लेकर A1 कॉलन, जब भी रेंज बतानी होगी तो कॉलन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। A1 से लेकर हमें चाहिए C8 तक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें स्पेशल केस पे जाना पड़ेगा अगर हमें मल्टीपल केसेस को सिलेक्ट करना है। वैसे सबसे आसान मेथड तो ये है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक रेंज को सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करें और फिर दूसरी रेंज को भी सिलेक्ट कर लें, दूसरी क्या तीसरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 3 अलग अलग रेंजेस सिलेक्ट की हैं कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है। तो मल्टीपल रेंजेस या मल्टीपल डिफरेंट सेल्स को सिलेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग रेंज बटन, ठीक है, बाय यूजिंग कंट्रोल बटन, प्रेसिंग कंट्रोल बटन, ठीक है। और अगर हमें पूरी की पूरी कॉलम डी को सिलेक्ट करना है तो कॉलम डी के हेडर पर क्लिक कर दें। अगर मुझे पूरी की पूरी रो 5 को सिलेक्ट करना है तो रो 5 के हेडर पर क्लिक कर दें। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप गो टू कमांड के अंदर जाकर सेल रेफरेंस, अगर आपको डी पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप लिख दें डी कॉलन डी, ठीक है। तो आपके पास डी का पूरा जो क्या कहना चाहिए कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा आखिर तक, ठीक है। इसी तरह से अगर हम रो 5 कंप्लीट शुरू से आखिर तक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 5 कॉलन 5, ठीक है, 5 कॉलन 5 और हम यहाँ पर एंटर कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर 5 कॉलन 5 का आंसर आ जाएगा, पूरी पूरी की पूरी 5th रो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज़ इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट योर एंटायर वर्कशीट, ठीक है, आप पूरी की पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप प्रेस करें कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का बटन आपका सिलेक्ट ऑल बटन कहलाता है। और इसके अलावा रॉ और कॉलम हेडर के बीच में आपको एक बटन नज़र आ रहा है थोड़ा सा शेडेड, ये बटन कहलाता है सिलेक्ट ऑल बटन। इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एंटायर वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, आपकी कंप्लीट वर्कशीट सिलेक्ट हो गई है यहाँ पर। दूसरा तरीका क्या था कि कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपकी एंटायर वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको किसी कोई एक रॉ जिस पर आप मौजूद हैं, कोई एक रॉ पर, जैसे मैं कॉलम डी पर मौजूद हूँ, अगर मुझे कॉलम डी को सिलेक्ट करना है, पूरी की पूरी कॉलम डी को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या नाम है
अगर मुझे कॉलम डी कंप्लीट सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाऊँगा, ठीक है, मेरी पूरा कॉलम डी सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर रॉ 3 पर मौजूद हूँ और मुझे पूरी की पूरी रॉ सेलेक्ट करनी है रॉ 3, तो मैं शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाऊँगा, ठीक है, नज़र आ गया आपको शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाने से क्या होगा, ठीक है। और अगर मुझे कंट्रोल ए प्रेस करना है तो पूरी की पूरी एंटायर वर्कशीट मेरी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमारा स्टार्टिंग एम एस एक्सेल का चैप्टर वाइंड अप हो चुका है और इसके अंदर यही टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस करने थे, ठीक है। कंप्लीट तमाम हेडिंग्स के साथ तमाम टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। जो लास्ट क्लास में टॉपिक्स पढ़ाए थे उनको भी मैंने रिव्यू किया है आपके साथ, ठीक है। और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एडिटिंग सेल्स इन एम एस एक्सेल, ठीक है। इसके अंदर हम सेल्स को एडिट करके कुछ ना कुछ बनाना सीखेंगे। अब तक तो हमने सिर्फ एक्सेल के कुछ फंक्शंस के बारे में सीखा है। इस चैप्टर में हम नई चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि सेल्स को एडिट करना, डिलीट करना, उसके अंदर जो कंटेंट मौजूद है उसे डिलीट करना, कॉपी करना, किसी एक सेल को दूसरी जगह में मूव करना, ठीक है, सेल्स को इंसर्ट डिलीट करवाना, रॉ और कॉलम को इंसर्ट और डिलीट करवाना, रॉ और कॉलम की हाइट को चेंज करना, ठीक है। ये हम इस नए चैप्टर में सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अभी के लिए आप लोगों के लिए लेक्चर है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग फिज़िकल क्लास में या वर्चुअल क्लास जो होगी उसके अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, इसकी असाइनमेंट और इसकी जो मैंने आपको पढ़ाया है इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।